अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, ख़ास तौर पे बिलाल साहब को, मुझे यानी सैयद उमैर अली को, हमारी फैमिली को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे कामों में आसानियाँ फ़रमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो उसको लाइक कर दें। अच्छा गाइज़, ये जो कहानी है ये मिस अस्मा की कहानी है और ये बताती है ये 2001-2002 की उस दौर की कहानी है जब इनकी न्यूली शादी हुई थी और ये अपने शौहर के साथ एक सेपरेट घर के अंदर शिफ्ट हुई थी। ये बताती है कि क्योंकि हमारी जो फैमिली थी, ज़ाहिर सी बात है उनसे हमारे अख्तलाफात थे, तो हमारी यही ख्वाहिश थी, बल्कि हमने ऐसा ही किया कि हम लोग शुरू से ही एक सेपरेट घर के अंदर शिफ्ट हो गए। अब ज़ाहिर सी बात है मेरे जो शौहर थे उनका बुटीक था और अक्सर ऐसा होता कि वो लेट नाइट कभी 10 बजे कभी 11 बजे वापस आया करते। अब कभी कभी ऐसा होता कि घर में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती या मुझे कुछ खाने पकाने के लिए चाहिए होता तो शुरू शुरू में तो मैंने सफ़र किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर के सामने एक बाज़ार लगा करता था जो कि मैदान के अंदर मौजूद था। मैं अक्सर घर से निकलती, जो भी सब्ज़ी गोश्त वग़ैरह मुझे लेना होता मैं अकेले लेके वापस आ जाती। अब ये जो कुछ मैं कर रही थी, मैं अपने शौहर की रज़ामंदी के साथ कर रही थी। लेकिन हाँ, वो कहा करते थे कि दिन के औकात में घर से बाहर निकलना और मगरिब से पहले-पहले वापस आ जाना। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एकदम से मगरिब के टाइम या आप कह सकते हैं कि 10 मिनट पहले मुझे एहसास हुआ कि खाने के अंदर जो बुनियादी तौर पे चीज़ें डला करती हैं, उनमें से 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे फ़ौरन जाके बाज़ार से लेके आनी होंगी। ये मेरी कोताही थी। ख़ैर मैं जल्दी से निकली और मेरा ख़्याल था कि मैं बस गई और आई, यानी कि मैं 10-15 मिनट के अंदर-अंदर वापस आ जाऊँगी। लेकिन इत्तेफ़ाक है कि जब मैं बाहर निकली, तो बाहर निकलने के बाद मुझे उन चीज़ों को तलाश करने में आधे से पौन घंटा गुज़र गया। इस दौरानी में ये जो मार्केट थी तकरीबन बंद हो चुकी थी, यानी जो भी ठेले वाले इस तरह के लोग थे सारे के सारे जाना शुरू हो चुके थे। ये एक मैदान नुमा एरिया था और ये जो एरिया था इसके एक तरफ कचरा कुंडी मौजूद थी, जबकि दूसरी तरफ बहुत बड़ा बहुत पुराना गवर्नमेंट स्कूल दिखाई दिया करता था। अब क्योंकि मुझे ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी थी और मेरे पास यही था कि मैं जल्दी से सामान लेके घर पहुंच जाऊं, क्योंकि देखते ही देखते ये सारा ग्राउंड बाज़ार अंधेरे के अंदर डूब चुका था। खैर जब मैं जल्दबाजी में निकली तो इत्तेफाक से ये जो कचरे वाला एरिया था, यानी जहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था, मैं इसको फैलांगती हुई वहाँ से गुजरी और जैसे ही मैं उस कचरे के पास से गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव के साथ कोई चीज़ टकराई हो। अब जो भी चीज़ मेरे पाँव से टकराई थी वो ऐसी नहीं थी, यानी कोई कील लोहा या इस तरह की चीज़ नहीं थी जिससे मेरा पाँव ज़ख्मी हो जाता। हाँ, कोई पोटली या इस तरह की चीज़ थी जिससे मेरा पाँव टकराया था और मुझे एक झटका सा महसूस हुआ था। खैर बजाय इसके मैं पीछे मुड़ के देखती, मैं इन्वेस्टिगेट करती कि आखिर ये क्या पोटली है, क्या चीज़ है। मैं जल्दबाजी में अपने घर की तरफ बढ़ती चली गई। अभी जबकि ग्राउंड ख़त्म ही होने वाला था और मैं सीधी अपनी गली के अंदर दाखिल होने वाली थी, तो मैंने जब पलट के उस कचरे वाली जगह पे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक 11 या 12 साल की छोटी सी पतली सी लड़की एग्जैक्टली उस कचरे के साथ या उसी जगह पे खड़ी हुई थी जहाँ से मैं गुजरी थी और जहाँ से मुझे किसी चीज़ के अपने पाँव पे टकराने का एहसास हुआ था। मैंने जल्दी से ये जो गली थी, ये जो भी एरिया था, इसको क्रॉस किया, अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। अजीब बात ये थी कि जब से या जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, कुछ देर के बाद मेरे पाँव में मुझे शदीद दर्द महसूस होने लगा। देखते ही देखते ये जो पाँव का दर्द था, ऐसा लग रहा था ये दर्द बढ़ता चला जा रहा है और अब नीचे से लेके ऊपर तक बल्कि कमर तक मुझे शदीद दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दर्द की शिद्दत ना सिर्फ बढ़ चुकी है बल्कि अब मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है।
हल्की सी स्मेल थी जो मुझे महसूस होना शुरू हुई। मैं इस स्मेल को पहचान तो रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था ये किस तरह की स्मेल है और मैंने इस स्मेल को इससे पहले कहाँ पे महसूस किया था। कुछ अजीब सी थी, ना ही ये खुशबू थी, ना ही ये बदबू थी, लेकिन ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ी के साथ मेरी नाक में ये स्मेल रचना बसना शुरू हो चुकी है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे मुझे चक्कर से महसूस होना शुरू हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मेरे सर में दर्द के साथ साथ मुझे चक्कर आ रहे हैं। इवन कि मुझे एतराफ़ में जो भी बर्तन, दरवाजे या जो भी चीज़ें मौजूद थीं, वो हल्की हल्की हिलती हुई महसूस हो रही थी। आप यकीन करें कि इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र अपने दरवाजे के साथ जो सीढ़ियाँ मौजूद थीं उस तरफ पड़ी, तो मुझे गुनूदगी में या चक्कर खाते हुए ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वही लड़की या उस जैसा ही चेहरा इन सीढ़ियों के दरमियान खड़ा हुआ है और मुझे देख के जैसे वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही हो। ये हूबहू वैसी ही लड़की थी जैसी लड़की मुझे उस कचरे के पास या उस कचरे के ऊपर दिखाई दी थी। वो एक अजीब शैतानी अंदाज में मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, जैसे कि मेरी बेबसी का या मेरी तबीयत ख़राब होने का उसको बहुत ज़्यादा अच्छा सा महसूस हो रहा हो। खैर अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे साइड में जो एक रॉड वगैरह रखी हुई थी उसको पकड़ा। उसको पकड़ के मैं जल्दी से नीचे बैठी। मुझे लग रहा था एकदम से मेरा बीपी शूट करना शुरू हो चुका है। एक अजीब कैफियत थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस आखिरी टाइम आने ही वाला है। इसी दौरानिए में मैंने एकदम से जो भी कुरानी आयात कलमे वगैरह मुझे आया करते थे, मैंने उनकी तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मैंने तिलावत शुरू की, अब आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे हल्का सा सुकून महसूस हो रहा था। मेरा विजन निस्बतन बेहतर होता जा रहा था और अब मुझे ऐसा लग रहा था मेरे आसाब बहाल होना शुरू हो चुके हैं। आप यकीन करें कि मुसलसल कलमा पढ़ने से या दुरूद शरीफ पढ़ने से या तिलावत करने से मेरी तबीयत 10 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। लेकिन हाँ, अब जब मैंने होशो हवास में उस सीढ़ी की तरफ देखा, तो वहाँ पे उस बच्ची के कदमों के निशान मौजूद थे, जैसे कि उसके पाँव गीले हों और गीले पाँव के साथ वो यहाँ पे आके खड़ी हुई हो। लेकिन वहाँ पे वो बच्ची मौजूद नहीं थी। खैर मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी इस तरह की तिलावत करती चली गई और जब मेरे शौहर आए तो मैंने उनको ये सारा का सारा वाक़या अपने सामने बयान किया। उनका ये कहना था या उनका ये मानना था कि जहाँ तुम बाज़ार के अंदर गई थी और जब तुम कचरे के ऊपर से या उसके साथ से गुजरी थी, हो सकता है कोई बुरी मखलूक तुम्हारे साथ अटैच होके घर आ गई हो। खैर 3 दिन तक मैंने मुसलसल अपने घर के अंदर एक जो कैसेट चला करती थी उन पे सूरह बकरा की तिलावत लगाई और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से वो लड़की या जो भी मखलूक थी वो ना ही मुझे मेरे घर के अंदर दिखाई दी और ना ही मुझे अपने घर के अंदर किसी भी किस्म की स्मेल को मैंने महसूस किया। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। आपने अक्सर मुख्तलिफ मीनारों के या मुख्तलिफ इस तरह की जगहों के किस्से सुन रखे होंगे। इंडिया में बहुत सारी जगहें इस तरह की मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे ना सिर्फ बुरे असरात मौजूद हैं, बल्कि जब से इन चीज़ों को या इन मीनारों को तामीर किया गया था, उसके बाद से ही यहाँ पे मुख्तलिफ मखलूक़ात की प्रेजेंस महसूस हुआ करती हैं। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये वाक़या अब से तकरीबन 3 या 4 साल पुराना है। इंडिया के शहर न्यू दिल्ली के अंदर एक मीनार मौजूद है जिसे कि आम तौर पे
चोर मीनार के तौर पे याद किया जाता है। गए वक्तों में जो मुग़ल बादशाह थे वो अक्सर इस मीनार को चोरों को सदा देने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अक्सर चोरों को न सिर्फ इस मीनार पे लटका दिया जाता था बल्कि उनके हाथ पैर भी इस मीनार के अंदर काटे जाते थे। जबकि एक इस तरह की कहानी भी है कि इस मीनार के अंदर एक औरत का रेप करने के बाद उसको बंद कर दिया गया था और जब तक वो जिंदा रही थी इस मीनार के अंदर कैद रही थी। और कुछ दिनों के बाद जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद से अक्सर लोगों ने एक औरत को यहाँ पे रात के औकात में खड़े हुए देखा है। 2021 और 22 चल रहा था, जैसे कि आम तौर पे पूरी दुनिया से बहुत सारे टूरिस्ट मुख्तलिफ मुल्कों का रुख किया करते हैं। वैसे ही डेनमार्क से कुछ टूरिस्ट थे जो इंडिया में इस मीनार पे आए हुए थे। अब आम तौर पे ये जो मीनार होते हैं, इन मीनारों के अंदर अगर आपको जाना है या यहाँ पे जाने की अगर आपको इजाज़त मिल जाती है तो आपको दिन के औकात में ही अंदर जाना होता है। दिन के औकात में ही तस्वीरें लेनी होती हैं और मगरिब से पहले पहले आप पे सख्ती की जाती है कि आप किसी भी सूरत में यहाँ से बाहर आ जाएं। तो वैसे ही 12 टूरिस्ट थे और इनका जो ग्रुप था वो इस चोर मीनार के अंदर गया हुआ था। जैसे जैसे मगरिब का टाइम होने वाला था तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले थे वो कहने लगे कि जितने भी लोग अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे लोग बारी बारी करके बाहर आ जाएं, क्योंकि हमें किसी भी सूरत में इस मीनार को मगरिब से पहले पहले खाली करना है। और ऐसे ही हुआ कि एक के बाद एक जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट मौजूद थे वो बारी बारी करके बाहर आना शुरू हो चुके थे। 1, 2, 3 इस तरह करके तकरीबन 11 टूरिस्ट बाहर आ चुके थे, जबकि जो एक टूरिस्ट था वो अब तक मिसिंग था। पहले 15 मिनट तक उस टूरिस्ट का वहाँ पे इंतज़ार किया गया और जब 15 मिनट तक वो टूरिस्ट वहाँ से बाहर नहीं आया तो इनमें जो मेन टूर गाइड था उसने कहा कि मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाके उस टूरिस्ट को तलाश करने की कोशिश करता हूँ। टूर गाइड ना सिर्फ अंदर गया बल्कि वो अंदर जाने के बाद इस टूरिस्ट की जो कि मिसिंग था उसने तलाश शुरू कर दी। टूर गाइड को गए हुए भी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था और मुकम्मल तौर पे रात हो चुकी थी। अब जो सिक्योरिटी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनको भी फिक्र थी कि एक टूरिस्ट और एक टूर गाइड दोनों अंदर जाके मिसिंग हो चुके हैं। खैर जो सिक्योरिटी वाले थे इन्होंने अपने जो भी सुपरवाइज़र वगैरह थे उनसे रब्ता किया और उसके बाद ये जो सिक्योरिटी वाले थे बिलाखिर ये लोग अंदर की तरफ गए। अब क्योंकि अंदर रोशनी का कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है तो इनके पास जो चार्जिंग लाइट्स वगैरह मौजूद थी उन लाइट्स की मदद से ये लोग उस रोशनी के हमरा अंदर की तरफ जा रहे थे और टूर गाइड को और टूरिस्ट को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकार बताते हैं कि जैसे ही हम लोग उस चोर मीनार के अंदर की तरफ गए तो अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे किसी औरत ने ज़ोर से कहकहा मारा है। अब अंदर किसी औरत के होने का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता था। अंदर जो 2 लोग मौजूद थे दोनों के दोनों मेल थे और दोनों की तलाश की जा रही थी। खैर ये लोग जाहिर सी बात है सिक्योरिटी एहलकार थे तो ये लोग बजाय इसके कि डरते ये लोग और ज़्यादा अलर्ट हो गए और अलर्ट होने के बाद अंदर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे एक अजीब सी खुशबू थी जो ना सिर्फ इन लोगों को महसूस हो रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू ना सिर्फ लगा रखी है बल्कि जिसने भी इस कदर तेज़ खुशबू लगाई हुई है वो बार बार इन सिक्योरिटी एहलकारों को बताना चाहता है कि जैसे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। खैर बारी बारी करके ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़े और जैसे ही ये लोग कुछ कदम के फासले पे आगे बढ़े तो इन लोगों को एकदम से किसी औरत के चीखने की या चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। अब ये जो आवाज़ें थीं ये बड़ी वाज़े आवाज़ें थीं और क्योंकि ये एक मीनार था तो इस मीनार में ये जो भी आवाज़ें थीं ना सिर्फ मुसलसल गूंज रही थीं बल्कि ऐसा लग रहा था कि जो औरत भी ये आवाज़ें निकाल रही है
वो यकीनन इस मीनार के अंदर ही मौजूद है। इसी तरह ये लोग जब मज़ीद आगे बढ़े और टॉर्च लाइट मार के आगे पीछे देखना शुरू किया तो सिक्योरिटी एहलकार बताते हैं कि उसके बाद हमें औरत के चीखने के साथ साथ औरत के सिसकियाँ लेने की या रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। बाकायदा लग रहा था कि कोई ना कोई औरत है जो ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद है बल्कि बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। इसी दौरानिए में जबकि ये लोग उन दोनों को तलाश करने की कोशिश कर रहे थे तो इन दोनों सिक्योरिटी एहलकारों को एकदम से ऐसा लगा जैसे ऊपर की तरफ से कोई मूवमेंट हुई है। और जैसे ही इनको अपने ऊपर की तरफ कोई मूवमेंट महसूस हुई तो इनके पास जो टॉर्च लाइट्स वगैरह मौजूद थी वो टॉर्च लाइट्स इन्होंने ऊपर की तरफ मारना शुरू की। और जैसे ही इन्होंने टॉर्च लाइट को ऊपर की तरफ मारा तो इन्होंने देखा कि मीनार के ऊपर की तरफ यानी कि बिल्कुल टॉप पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत है जो ना सिर्फ उल्टी लटकी हुई है बल्कि उसके जो बाल हैं वो बाकायदा इस कदर बड़े बड़े बाल हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ देर के बाद न सिर्फ ज़मीन को छू लेंगे बल्कि वो जो औरत है वो एकदम से इनके बिल्कुल करीब आ जाएगी। एक अजीब सी क्रीपी स्माइल थी जो ना सिर्फ उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी बल्कि उसके जो दांत थे वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे दांत थे। किसी भी तरह ऐसा लग रहा था कि ये जो औरत है ये कम से कम इंसान नहीं हो सकती। खैर जैसे ही इन्होंने उस औरत को ऊपर से नीचे की तरफ लटके हुए देखा तो बजाय इसके कि उस टूरिस्ट को या उस टूर गाइड को तलाश करते इन लोगों ने एकदम से पलट के बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे ये लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे वैसे वैसे इन लोगों को अपने पीछे से पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। अब लग रहा था जैसे कोई मुकम्मल तौर पे इनका पीछा कर रहा है और जितनी रफ्तार से या जितनी तेज़ी से ये लोग बाहर की तरफ भाग रहे हैं उतनी ही रफ्तार से वो जो भी है वो इनके पीछे लगा हुआ है। जैसे तैसे गिरते पड़ते बिलाखिर जब ये जो गार्ड्स थे ये जो भी सिक्योरिटी एहलकार थे जब ये उस मीनार के गेट के पास पहुंचे तो वहां जाके इनको पता चला कि जो टूर गाइड था ये जो भी टूरिस्ट था वो ऑलरेडी बाहर आ चुके थे। और उनका भी यही कहना था कि जब वो लोग अंदर गए थे तो उनको किसी औरत के होने का एहसास हो रहा था और बाकायदा लग रहा था जैसे कोई औरत ना सिर्फ अंदर मौजूद है बल्कि कभी वो एकदम से रोना शुरू कर देती है, कभी एकदम से चीखना शुरू कर देती है और कभी एकदम से उसके चलने पे उसके पायलों की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। आज भी न्यू दिल्ली के अंदर वो मीनार मौजूद है और आज भी लोगों का यही अकीदा है या आप कह सकते हैं कि यही मानना है कि वो जो भी औरत है जो कि इस मीनार के अंदर रहा करती है वो अपनी प्रेजेंस को शो किया करती है।